पहला दिन है। एक्चुअल में पहला दिन किस किस का है? आपका है? आप आपका भी है ना? आप और यस, ये तो आपकी कैटेगरी की मुझे लग रही है, रिजेम्बलेंस है आप लोगों की। हाँ, इसे फर्स्ट डे। ओके, फ्रॉम दैट साइड। यस बॉस, फर्स्ट डे। ओके, if you don't mind, would you like to introduce yourself? Only newcomers. No. Yes, from this side, please. Zarian? दानियाल। ओके, दानियाल कहाँ से? एंड पे मत घुसना उसामा, यहाँ आओ सबसे आगे। ओके, दैट्स नाइस, हैव सीट। यस प्लीज। यस प्लीज। जी बेटा। तनवीर कहाँ से? गुड। यस प्लीज। ओके, हाफिज मोहम्मद अहमद, कैसे हो? कब आए लाहौर? हॉस्टल में? कैसा लगा? हाँ, किस दिल से ठीक कह रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड। यस प्लीज। अहमद फ्रॉम वेयर? ओके नाइस, हैव सीट प्लीज। नेक्स्ट, नुमान। क्या बात है नुमान। यू लाफिंग। अच्छा जी, और नुमान सुनाओ, कब आए हो? हाँ नहीं है आबिदा, आपकी नहीं है। हाँ, लास्ट वीक आए हो, तो क्लासेस अब क्यों ज्वाइन की? ओके बैठो, गुड। फ्रॉम दिस साइड। जी बेटा। उमेर फ्रॉम सरगोदा। गुड। जी बेटा। अनवर। अकबर। अकबर ग्रेजुएशन के बाद आए हो क्या? हाँ, अच्छा, बड़े बड़े लग रहे हो, मुझे लगा शायद ग्रेजुएशन के बाद आए हो। ओके, वेरी नाइस। एनीवन एल्स? ये जो दो बच्चे हैं, हाँ आप लोग न्यू कमर्स नहीं है? तो बोलिए ना, इतना तो मुझे याद रह जाता है। दानियाल है नाम मेरा, और चिन्योट मेरा इलाका है। ओके गुड, बैठो। यस नेक्स्ट, अब्दुल वासे है नाम मेरा। कजन्स हो, फ्रेंड्स हो? ओके गुड, हैव सीट। ओके, कैब हम कर रहे थे, बट एज इट्स फर्स्ट डे। अल्लाह, मुस्कुराहटें चेक करो, याद नहीं है आज का काम। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट की। बी अटेंटिव नाउ प्लीज। क्या बातों में लगा रहे हो इसको भी? क्या पूछ रहा था? क्या समझ नहीं आया? अच्छा अच्छा अच्छा। इट्स मी, मिस सबा तंजील, योर BWCS इंस्ट्रक्टर। अरे, आपका तो इंट्रोडक्शन लिया नहीं हमने। किनका? आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। यस योर नेम? सजन, नाइस नेम, हैव सीट। यस बेटा।
एंड लवर से। ओके गुड, है से। आप क्लासेस लेते रहो पहले आप? इट्स योर फर्स्ट डे? यू सपोज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, अच्छी ऑब्जर्वेशन है, मुझे सिर्फ आंखों से भी पता चल जाता है आप लोगों को। बोलिए। कौन? महानूर। ओके, कब आई? आज ही आई है? हॉस्टल से हो ली या डायरेक्टली आ गई इधर? ओ, अभी हॉस्टल नहीं देखा। विश यू गुड लक। हैव सीन। दैट्स इट। अब तो मुझे फिर से देखना पड़ेगा। ओके। इट्स BWCS। BWCS stands for Business Writing and Comprehension Skills. So, according to the title of the book, mobile phones are not allowed. It shouldn't be in your hands. बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इसमें बिजनेस राइटिंग पे ही बात होगी डेफिनेटली। प्रोफेशनल राइटिंग आप किस तरह से करते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है हाउ यू अंडरस्टैंड द थिंग, हाउ यू परसीव द थिंग्स। गॉट द पॉइंट? जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर हम अपने पेपर पैटर्न की बात करते हैं, 200 मार्क्स ऐसे ही है। 100 मार्क्स PRC के जितने आपके पेपर्स हैं, डेफिनेटली हर एक का 100 नंबर का ही पेपर होता है। और जो टाइम आपके पास होता है वो कितना होता है? 2 आवर्स, 2 घंटे का आपके पास टाइम होता है। एंड यू आर सपोज टू सॉल्व बेसिकली मेन 4 क्वेश्चंस in the given time, right? Given time will be 2 hours, 100 marks for your exam. Total questions will be 4 questions, right? If you talk about the paper format, the first question will be question from vocabulary. vocab में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सब कुछ आ जाता है, बट आपके एग्जाम में जो बेसिकली चीजें हैं, दैट इज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स। फ्रेजेस भी आ जाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वोकैबलरी का होता है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 10 वर्ड्स होते हैं या 10 सेंटेंसेस होते हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच, राइट? अब वोकैबलरी के जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू, देयर विल बी 10 वर्ड्स और 10 सेंटेंसेस, 2 मार्क्स फॉर ईच। आता एग्जाम किस तरह से है? 2 तरह से पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है। वी आर नॉट श्योर आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। समटाइम्स यही क्वेश्चन वोकैबलरी का MCQs फॉर्म में आ जाता है, और समटाइम्स कॉलम मैचिंग में आ जाता है। बट द गुड थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज that in both situations you will have the clues। आपके पास क्लू होंगे, ऑप्शन होंगे आंसर चूज करने के लिए। आप ब्लैंक नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स में यू आर ब्लैंक, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको आता है या नहीं आता। यहाँ पर आपके पास एक प्लस पॉइंट ये होता है दैट यू डू हैव द ऑप्शन। समहाउ आपको पढ़ के अगर आपकी वर्ड्स के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, रट्टा नहीं भी है आपका वोकैबलरी का, फिर भी आपको चीज समझ आ जाती है। वोकैबलरी का आपका अगर क्वेश्चन 2 तरह से आता है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉलम मैचिंग। कॉलम मैचिंग में अगर आपके सिर्फ सिनोनिम आते हैं तो 10 वर्ड्स होंगे, सामने 10 सिनोनिम्स होंगे, सिंपली आपने आपस में मैच कर देने, 2 मार्क्स फॉर ईच, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, राइट? दूसरी तरह से क्या आ सकता है? इट माइट बी पॉसिबल 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स हैं और आपस में मैच करने हैं आपने। 10 वर्ड्स, 2 मार्क्स फॉर ईच, 20 मार्क्स हो गए। तीसरी सिचुएशन किस तरह से होती है? यही वाला आपका वोकैबलरी का जो क्वेश्चन है आपका MCQs फॉर्म में आ सकता है। उसमें ये होता है कि MCQs फॉर्म में अगर आ गया है तो इट माइट बी पॉसिबल 3-4 सिनोनिम्स आ जाते हैं, 3-4 एंटोनिम्स आ जाते हैं।
दो फ्रेजेस, दो इडियम्स वो ऐड कर लें, या तीन इडियम्स एक फ्रेज ऐड कर लें, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है, राइट। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो दोनों सूरतों में आपके पास क्लूज है। कॉलम मैचिंग में भी आंसर आपके सामने गिवन है, आपने मैच करना है। एमसीक्यूज में भी आंसर आपके पास गिवन है, आपने चूज करना है। इज दैट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन विल बी कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं क्या चीज है? ओनली न्यू कमर्स। वेरी नाइस, वेल डन। कॉम्प्रिहेंशन, जो आप पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस कर कर आए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, एक पैसेज आपको गिवन होता है, उस पैसेज में से आपके नीचे आंसर्स गिवन होते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, और आपने राइट आंसर चूज करना होता है। पहले ये होता था जो आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते थे कि डायरेक्टली आपके पास पैसेज में आंसर गिवन होता था। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपको कह दें कि थर्ड पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या बन रहा है। अब थर्ड पैराग्राफ आप जब पढ़ेंगे तो उसमें जो राइट आंसर है वो तो थर्ड पैराग्राफ में गिवन नहीं है ना। थर्ड पैराग्राफ को पढ़ के राइट आंसर आपने खुद से डिराइव करना है कि इसका मेन आइडिया, फॉर एग्जांपल थर्ड पैराग्राफ आपने पढ़ा, उसका मेन आइडिया बन रहा था डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया के बारे में कि सारी उन्होंने बुराइयां लिखी हुई है, राइट। और ऑप्शंस आपको गिवन है, तो उसमें से फिर आप डिसएडवांटेजेस वाला चूज कर लोगे। अब डिसएडवांटेजेस का वर्ड आपके पास गिवन नहीं था थर्ड पैराग्राफ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वाला वर्ड गिवन नहीं था पैराग्राफ में, लेकिन आपने डिराइव कर लिया। तो थोड़ा सा इस तरह से सिनेरियोस डिफरेंट हो सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल वो कहे सेकंड पैराग्राफ की का जो फर्स्ट वर्ड है उसका सिनोनिम क्या है, ये थर्ड पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उसके मीनिंग यहाँ पर क्या कन्वे हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मीनिंग डायरेक्ट भी आते हैं समटाइम्स, आपके एग्जाम में बहुत इजी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेज आ जाते होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर लक अगेन। बहुत आसान और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेज भी आ जाते होते हैं, और समटाइम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन अगर आप फोकस्ड होके करते हैं तो समझ आ जाते हैं। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। दोनों क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट। वहां पर भी आपके पास आंसर्स गिवन है, आपने चूज करने थे। और कॉम्प्रिहेंशन का 20 नंबर का पोर्शन जो है वो भी आपके पास समहाउ क्लूज मौजूद हैं। कहीं ना कहीं उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से ही आंसर है ना। ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने कोई आपसे डेट, कोई वो फिगर पूछ लिया जो उस पैसेज में गिवन नहीं है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे बताना है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। इंफॉर्मेशन तो उसी पैसेज में गिवन है जो आपने चूज करनी है। सो इट्स इजी, अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे आपको पता होगा कि आंसर कैसे चूज कर सकते हैं, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। बात सिर्फ ये है अटेंटिव और फोकस होके करें तो इट्स ऑल्सो इजी क्वेश्चन। इसका जो थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन होता है कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन का, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन 30 मार्क्स का। वोकैबुलरी का कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का। और कॉम्प्रिहेंशन का हमारा जो क्वेश्चन है 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। एमसीक्यूज आ जाते हैं हमारे 20 मार्क्स के। 10 एमसीक्यूज होंगे, 10 स्टेटमेंट्स होंगी, 2 मार्क्स फॉर ईच, तो 20 मार्क्स के हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के एमसीक्यूज हो गए। अब 10 मार्क्स रह गए। 10 मार्क्स हमारे होते हैं प्रेसी राइटिंग के। प्रेसी राइटिंग समझते हैं? वेरी नाइस, एग्जैक्टली। प्रेसी राइटिंग में आप क्या करते हैं कि जो आपको पैसेज गिवन है उसी को आपने शॉर्ट फॉर्म में प्रिसाइज वे में उसकी समरी आपने लिख देनी है, राइट। कि उससे आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रेसी राइटिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल पहली जो रिक्वायरमेंट, मेन रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की होती है प्रेसी राइटिंग के लिए, उसमें उन्होंने वर्ड काउंट दिया होता है। और अभी तक आई कैप के जितने पेपर्स हो चुके हैं उसमें सेम ही वर्ड काउंट आ रहा है। क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ होता है राइट प्रेसी ऑफ वर्ड काउंट गिवन होता है 95 to 100 वर्ड्स। चाहे आपके जो पैसेज है वो 4 पैराग्राफ का है, 8 पैराग्राफ का है, 12 पैराग्राफ का है, इट डजेंट मैटर। जितना भी लेंथी पैराग्राफ होगा, जो आपकी प्रेसी राइटिंग होगी उसका वर्ड काउंट आपको कितना गिवन होता है? 95 to 100 वर्ड्स। अब अगर हम प्रेसी की बात करते हैं तो प्रेसी में हमें पता है कि हमने पूरे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लेके एक पैराग्राफ में लिख देने, ऐसा ही है।
ऐसा ही होता है ना? Yes. बट द थिंग इज इट्स नॉट लाइक दैट कि हम हर पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पिक करते जाएं और उन सबको मिला के एक पैराग्राफ बना दें। अगर हम ऐसे करेंगे, सेम एज इट इज हम लिख देंगे, तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रेसी राइटिंग का रूल ये होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो हम समरी लिखते हैं, या जो उस पैराग्राफ पैसेज का जो हम एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं, उसको हमने अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। गॉट द पॉइंट? अब अपनी वर्डिंग से मुराद ये है कि जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। जब एमसीक्यूज वो पढ़ रहे होते हैं, वो पूरा पैसेज पढ़ते हैं, अगेन वो पैसेज रीड आउट करते हैं, उनको समझ आ गई इसमें क्या है, वो अपनी वर्डिंग में लिख देते हैं। जिनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, फिर उनको थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करना होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने मार्क कर लिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर वो सेंटेंसेस, दो तीन सेंटेंसेस को मिला के एक शॉर्ट सेंटेंस बना लो। या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने लिखनी ही लिखनी है और आपको नहीं आ रहा रिफ्रेश करना, तो फिर आप बाकी सेंटेंस वो लिख के मेन नाउन या मेन वर्ब की जगह आप उसका सिनोनिम यूज कर ले। तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। बट इट्स अ क्वेश्चन जहां पर आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन का जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपकी जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है चीज, दैट इज वोकैबुलरी। अगर वो वर्ड सिनोनिम पूछ रहे हैं तब भी वोकैबुलरी का ही किरदार है। वोकैबुलरी आपको आती है, सिनोनिम्स आते हैं, तो आप लिख पाएंगे। अगर वो आपको कह रहे हैं कि थर्ड पैराग्राफ का मेन आइडिया बता दें, फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी है, थर्ड पैराग्राफ में जो वर्ड लिखे हुए हैं आप उसका मीनिंग समझ आ गया है, तो आप राइट आंसर चूज कर पाएंगे। अगर उसमें से तीन चार लफ्ज ऐसे आगे जिनका आपको मीनिंग ही नहीं पता कि इनका मतलब क्या है, तो फिर डेफिनेटली आप राइट आंसर चूज नहीं कर पाएंगे। सो वोकैबुलरी को आपने इस तरह से नहीं लेना कि 20 नंबर का तो सवाल है, कोई बात नहीं है, हमारे पास ऑप्शन होंगे, तो हम नहीं अच्छे से फोकस करते इस पे। वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन है, दैट इज बेस फॉर ऑल अदर क्वेश्चंस। आपने कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, आपने प्रेसी राइटिंग करनी है, आपने लेटर की स्टोरी डेवलप करनी है, ऐसे राइटिंग जो भी करना है, यू रिक्वायर्ड द वोकैबुलरी टू राइट दैट स्पेसिफिक थिंग। गॉट द पॉइंट? अल्फाज का जखीरा, हमें कोई टॉपिक दे दिया गया, इस पे लिखें, उसके बारे में हमारे पास अल्फाज ही नहीं है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? सेम केस इज हियर। ओके, till now we are done with the two questions. Which one? Vocabulary and comprehension. Total marks for vocabulary and for comprehension 30 marks. So we are done with the 50 marks till now. Two questions and 50 marks, right? Third question will be letter writing. अब लेटर राइटिंग का जो है, यहाँ पर बेटा आपके पास चार चीजें हैं: लेटर राइटिंग, मेमो राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। इनमें से एक क्वेश्चन आना है एग्जाम में, चॉइस नहीं होगी, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी तक आपके एग्जाम में लेटर राइटिंग और मेमो राइटिंग का ही क्वेश्चन आया है। ईमेल और आपकी जो है रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक नहीं आया आईकेप के एग्जाम में। बट एज इट इज इंक्लूडेड इन द टेबल ऑफ कंटेंट, बुक में गिवन है, तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लेता है, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में लेटर नहीं आता, मेमो नहीं आता, रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है या ईमेल राइटिंग आ जाती है, तो आपको करना है, आप ये नहीं कह सकते कि आज से पहले ये नहीं आया तो हमने प्रिपेयर नहीं किया। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हम चारों चीजें की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन लेटर और मेमो की ज्यादा अच्छे से कर लेंगे। लेटर का राइटिंग मेनली जो क्वेश्चन आता है, ये तो लेटर राइटिंग का आता है, ये मेमो राइटिंग का आता है। लेटर राइटिंग तो आप समझते हैं सब, ऐसे ही है। एनी आइडिया अबाउट मेमो राइटिंग, मेमोरेंडम? ओके, typically letter writing and memo writing are the same things. We use letter writing for external communication and we use memo writing for internal communication. For example, CFE कॉलेज की अगर बात कर ले, या चलो किसी हम कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर लेते हैं,
तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी एम्प्लॉयज के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ जितनी कम्युनिकेशन होगी वो क्या कहलाएगी? मेमो राइटिंग में आएगी। वो इंटरनल कम्युनिकेशन होगी तो वो मेमो राइटिंग में आएगी। और फिर वही कंपनी अपनी कंपनी के बाहर दूसरी कंपनीज के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ या बाकी लोगों के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन कर रही है या कॉमन पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन कर रही है, कुछ भेज रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? लेटर राइटिंग या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो स्टेप्स, फॉर्मेट दोनों के सेम है। लेटर राइटिंग में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज आती हैं, हमें लाजमी फॉलो करनी होती हैं। मेमो राइटिंग में ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं आती हैं, 4-5 स्टेप हैं, साथ साथ आते हैं। लेटर राइटिंग में हमें डिटेल्स में जाना होता है, डिटेल में चीजें बयान करनी होती हैं। मेमो राइटिंग में डरा रहे हैं अब तो ये। मेमो राइटिंग में हम टू द पॉइंट रह रहे होते हैं, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल कॉलेज के अंदर ही हमें मैनेजमेंट से मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैसेज आ रहा है, एक दिन में अगर 4 मैसेज आ रहे हैं, 5 मैसेज आ रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन हो रही है, ये वाले लेक्चर का टाइम चेंज हो गया, ये वाला टाइम टेबल चेंज हो गया, ये न्यू क्लास ऐड होगी, ऑल दैट स्टफ, तो वो हर दफा इतनी फॉर्मेलिटीज में तो नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, प्रिसाइज वे में बात करेंगे। और अगर आपके पेरेंट्स को वो कोई मैसेज भेज रहे हैं, वो वंस अ मंथ और आफ्टर 6 मंथ्स कोई कम्युनिकेशन जा रही है, तो वो लेटर होगा और डेफिनेटली ज्यादा फॉर्मल होगा, ज्यादा डिटेल्स होगी। गॉट द पॉइंट? 20 मार्क्स है। क्वेश्चन एक ही आएगा, या लेटर राइटिंग आएगा या मेमो राइटिंग आएगा, और रिपोर्ट और ईमेल भी हो सकती है। टिल नाउ वी आर डन विद हाउ मेनी क्वेश्चंस एंड मार्क्स? 70 मार्क्स। स्टूडेंट्स जो कम्युनिकेशन करेंगे दैट विल बी द इंडिविजुअल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और अगर वो कॉलेज में ही है तो दैट दैट विल बी इन द मेमो फॉर्म। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स का नहीं, हमारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कंपनीज की ही कम्युनिकेशन हम कंसिडर करते हैं। एनी हाउ 3 क्वेश्चंस, 70 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन विल बी ऐसे राइटिंग। एक ही क्वेश्चन हमारा रह गया ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन आता है हमारे पास 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स ही रह गए ना, 70 हो गए हमारे अब तक, टोटल 100 मार्क्स हैं, तो कितने रह गए? 30 marks. This is the only question where you will have the choice, but not complete choice, but not choice in a complete way. How? यहाँ पर चॉइस तो होगी आपके पास, ऐसे के 2 टॉपिक होंगे, बट अगेन द थिंग इज 2 टॉपिक्स और 2 कैटेगरीज होंगी। हम जो यहाँ पर ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन करते हैं, मोबाइल यूज कर रही हूँ, ये आपके साथ वाला, हाँ मोबाइल यूज कर रहे थे, वाई? लेकिन मैंने अभी कहा था कि मोबाइल यूज नहीं करेंगे, मुझे नहीं नजर आया किसी के हाथ में। सुआत वाले भाई कैसे हो? कैसा लग रहा है इस कैंपस में आके? कहाँ है? मैं तो इसको समझ रही हूँ, ये था या वो था? आपका नाम क्या है? इलियास। और आप? तैयब। कैसे हो? समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? इलियास, बोर हो रहे हो? बोर हो रहे हो तो ऐसे परेशान क्यों बैठे हो? नए बच्चे ये चिल करके मजे से बैठे हुए, तुम परेशान लग रहे हो मुझे, ऐसे क्यों? ओके, वापस we were talking about the last question, that is essay writing. मार खानी है क्या? दैट इज ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में हम 2 तरह के एसेस प्रिपेयर करेंगे, एक फिशबोन डायग्राम के जरिए और एक एफिनिटी। फिशबोन और एफिनिटी ये दोनों नाम है। फिशबोन के लिए, फिशबोन का जब नाम आता है तो आपने शायद पढ़ा होगा, फिशबोन एनालिसिस का नाम सुना होगा।
फिशबोन का मतलब होता है कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। और एफिनिटी में जो है हम आइडियाज देते हैं, डिफरेंट उनको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। फिशबोन में हम 3 कॉजेज 3 इफेक्ट्स लिख दे देते हैं, जो भी टॉपिक आपका आ गया, फॉर एग्जांपल आ गया है चाइल्ड लेबर, आ गया है अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई भी टॉपिक है तो उसकी 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट्स हम लिख देंगे। जब ये 6 चीजें हम लिख देंगे तो इसके आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। कितने? 10 नंबर। फिर इसी के जब हम ऐसे लिखते हैं तो 20 नंबर का ऐसे होता है। ऐसे में हम क्या लिखते हैं, टोटल 5 पैराग्राफ्स बनाते हैं। खड़ा कर दो, किस बात पे हंस रहे थे, चलो बताओ। यस अमीर हमजा, व्हाट यू वांट टू आस्क? आपसे पूछ रही हूँ मैं, क्यों हंस रहे थे? बेटा उस बात पे भी आते हैं अमीर हमजा, अभी बताती हूँ। हंस तो रहे थे बच्चे, झूठ नहीं बोलना। हाँ, वैसे हंस रहे थे, वैसे तो पागल हंसते हैं भाई, वैसे तो पागल हंसते हैं ना। बताओ क्या नाम है? रोमान, नुमान। नुमान, आपके यहाँ भी ऐसे लोग हंसते हैं? कोई खड़ा हुआ है और हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है? नहीं हंसते ना, तो कौन हंसते हैं ऐसे? पागल होते हैं। ओके, 30 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे राइटिंग का 10 मार्क्स के हमने कॉजेज इफेक्ट्स लिख दिए। अगर हम एफिनिटी में जा रहे हैं तो एफिनिटी में हमने आइडियाज, मेन आइडियाज और सब आइडियाज लिखने होते हैं। जब हम ये टॉपिक्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी उसमें क्या क्या है। उसमें हम 9 पॉइंट्स लिखते हैं, 10 मार्क्स मिलते हैं। कॉजेज इफेक्ट्स में हम 6 पॉइंट्स मिलते हैं, लिखते हैं, 10 मार्क्स मिलते हैं। 20 मार्क्स का फर्दर आपका ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन होता है, वही जो आपने कॉजेज इफेक्ट्स लिखे थे उन्हीं को फिर आप ऐसे में इलेबोरेट कर देते हो। अगर हम ऐसे की बात करते हैं तो व्हाट आर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर पैराग्राफ्स? Introduction, We all the time write introduction at the first paragraph and the conclusion in the last paragraph. Very well done. 2 चीजें हो गई, टोटल हमने 5 पैराग्राफ बनाने थे। एक पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन का हो गया, एक कंक्लूजन का हो गया, 3 पैराग्राफ रिमेनिंग। वो जो 3 पैराग्राफ रिमेनिंग है उसमें हम हर एक में कॉज 1 इफेक्ट 1, फिर दूसरे में कॉज 2 इफेक्ट 2 और तीसरे में कॉज 3 इफेक्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो 3 ये पैराग्राफ्स हो गए, एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन। टोटल कितने पैराग्राफ्स हो गए? 5 पैराग्राफ्स। तो जब आप 5 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपका 20 मार्क्स का पोर्शन होता है, बी पार्ट होता है आपके ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग का जो वर्ड काउंट है, गुड क्वेश्चन। जो कॉज और इफेक्ट है वो एक दूसरे से रेलेवेंट होंगे और एक ही पैराग्राफ में डिस्कस होंगे। फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर, आपका क्वेश्चन आ गया है कि इंक्रीजिंग चाइल्ड लेबर या चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान। तो कॉज और इफेक्ट में पहला कॉज और इफेक्ट क्या लिख सकते हैं? कॉज चले बता दें, चाइल्ड लेबर की क्या कॉज है? lack of awareness, lack of resources, poverty, चलो अगर आप बात कर लेते हो पॉवर्टी की बात कर लेते हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किसकी? बच्चों की या पेरेंट्स की? पेरेंट्स की। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड है तो इफेक्ट क्या है? afford नहीं कर सकते। नहीं, ये उसका इफेक्ट तो नहीं है ना। चाइल्ड लेबर हमारा टॉपिक है और कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स जब बेरोजगार होंगे तो उसका असर क्या होगा? कम नहीं हो, कम नहीं होगी। They will force their children to do the work. जब पेरेंट्स अगर जो है जॉबलेस हैं, उनके एक्सपेंसेस नहीं मीटअप हो रहे, वो बच्चों के अपने खाने पीने के खर्चात नहीं पूरे कर पा रहे, तो वो फिर बच्चों को फोर्स करेंगे कि वो काम करें। गॉट द पॉइंट? अब अगर ये कॉज और इफेक्ट आप एक पैराग्राफ में लिखोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप लिखते हो कॉज आपने लिख दी पॉवर्टी और इफेक्ट में आप लिख रहे हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेट नहीं कर पा रही होगी बात, यानी गुर्बत तो है। गुर्बत का असर क्या हुआ? असर से मुराद ये क्या क्या गुर्बत की वजह से रिसोर्सेज कम हो गए?
ऐसे तो नहीं है ना? लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से गुर्बत हो सकती है कि रिसोर्सेज कम है, अर्निंग वेज कम है, जिसकी वजह से पॉवर्टी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज आप फोकस रखेंगे, अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके रेलिवेंट होंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर कुछ भी लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एनी हाउ, जब हम इन टॉपिक्स पे जाएंगे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आपको समझ आ जाएगी हर चीज। डोंट वरी अबाउट इट। टिल नाउ वी आर डन विद हाउ मेनी क्वेश्चंस? 4 questions and total marks are 100 marks till now. ये वाला जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें आपके 2 टॉपिक्स आएंगे। एक टॉपिक में आपने फिशबोन के जरिए ऐसे लिखना होगा, एक में एफिनिटी के जरिए ऐसे लिखना होगा, दोनों के टॉपिक्स डिफरेंट होंगे। इज दैट क्लियर? तो इसमें से जो फिशबोन है वो ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू एफिनिटी, बट अगेन हम दोनों की ही प्रैक्टिस करेंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज which I always like to discuss with you, that is दोनों क्वेश्चन में लिखना होता है। शाइस्ता समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। इसमें बेटा आपका दोनों के टॉपिक आएंगे, एक ऐसे आएगा फिशबोन डिफरेंट टॉपिक के साथ, एक ऐसे आएगा एफिनिटी का डिफरेंट टॉपिक के साथ, और आपने इसमें से कोई एक चूज करना होगा, चाहे आप फिशबोन वाला कर लें चाहे आप एफिनिटी का कर लें। Okay, the most important thing is your exam is computer based exam. अभी तक जो आप पेपर्स देकर आए हैं वो कौन से थे? रिटन फॉर्म में आप हैंड राइटिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बट यहाँ पर जो डिफरेंट चीज आएगी आपको फेस करना होगी, दैट इज योर एग्जाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इट्स नॉट अ जोक, बट BWCS में जो फेलियर रेशो है स्टूडेंट्स का वो बहुत ज्यादा है। हालांकि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने ये कभी पहले ना पढ़ा हो। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई चीज जो आपने पहले ना पढ़ी हो? मेमो राइटिंग का है, बट वो भी सिर्फ फॉर्मेट का डिफरेंस है, बाकी आता तो है ही आपको कि कम्युनिकेट कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लेटर। तो सारी चीजें आपके लिए वो है जिनमें आपकी somehow बेस है, there is nothing new for you, but still the failure ratio in BWC is higher than other exams or other papers of PRC level, and the reason is PRC के लेवल के बाकी जो आपके एग्जाम्स हैं वो भी 100 मार्क्स के हैं, ये भी 100 मार्क्स है। बाकी जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें आपके आएंगे 50 MCQs, राइट? 2 घंटे में आपने वो 50 MCQ सॉल्व करने हैं, राइट ऑप्शन को आप टिक करते जाओगे सॉल्व करने के बाद, दैट्स इट। वही 2 घंटे का टाइम BWCS के लिए आपके पास है, वहां पर आपने 2 घंटे में 50 MCQ सॉल्व करने हैं। BWCS में आपने 2 घंटे में व्हाट्स गोइंग ऑन, सुन रहे हो? BWCS में 2 घंटे में आपने 30 MCQ सॉल्व करने हैं, 20 MCQs, सॉरी 20 MCQ सॉल्व करेंगे, 10 फॉर vocab and 10 for comprehension passage। 20 MCQs हो गए। Along with that, you will type Pressy writing, 95 to 100 words. You will type letter writing or memo writing, minimum 160, 170 to 200 words. Along with that, you will type the question for essay writing, and word count is, it depends on examiner. Sometimes it's 150 words, sometimes it's 250 words. Are you getting me? So वहां जहां आपने 2 घंटे में 50 MCQ सॉल्व करने हैं बाकी 4 पेपर्स के लिए, यहाँ उसी 2 घंटे में आपने 20 MCQs के साथ साथ प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन, एसे राइटिंग का क्वेश्चन, लेटर राइटिंग का क्वेश्चन, या जो मेमो राइटिंग का आपका आता है, ये सारे आपने सॉल्व करने हैं, टाइप करने हैं। तो प्रॉब्लम यहीं पर आता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं जिसकी वजह से पेपर क्लियर नहीं होता।
चूंकि एज अ नेशन हमारे में एलिमेंट पाया जाता है, पेपर टाइम बेटा आपका होता है 2 आवर्स। एज अ नेशन हमारा ये डायलेमा है, हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे नहीं, अभी तो इस महीने तो अभी सब कुछ नया नया हम पढ़ रहे हैं, अगले महीने हम टाइपिंग प्रैक्टिस अगले महीने से शुरू करेंगे, फिर कहेंगे नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसी तरह से आप एंड पे पहुंच जाते हो। जब एंड पे आप 2 वीक्स 3 वीक्स फॉर एग्जाम्पल रह गए, या लास्ट मंथ है इवन, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आता है, आप ऑलरेडी प्रेशराइज होते हैं। आप अपने जो एनुअल सिस्टम है, साल में पेपर होते थे ना, एनुअल सिस्टम से आप इस सिस्टम में आए। सेमेस्टर सिस्टम में भी 6 महीने का टाइम होता है, लेकिन आपके पास यहाँ पर 2 से 3 मंथ का टाइम होता है ऐसे, तो सेमेस्टर का भी हाफ कर ले। फिर आप अपने राइटिंग सिस्टम से किस में आ गए, टाइपिंग बेस्ड एग्जाम में आ गए, तो वो भी प्रेशर है। फिर अभी तक जो आपने पढ़ा था उसमें ये था कि आपका जो गिवन सिलेबस होता है, मैट्रिक की बुक्स हैं या एफएससी की बुक्स हैं, तो उसी बुक्स में से ही क्वेश्चन आना होता है, वही आपने सिलेबस तैयार करना होता है। और एंड पे कुछ स्टूडेंट्स जो आखिर में जाके पढ़ने के आदी होते हैं, वो तो फिर सिलेक्टिव स्टडी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, उसी में से चलो मैनेज हो जाता, पास हो गया पेपर। यहाँ पर अगेन प्रॉब्लम ये आ गया कि यहाँ पर आपका जो मोस्टली एग्जाम का पार्ट ऑफ एग्जाम है, दैट विल बी अनसीन। वी आर नॉट श्योर, हाँ चीजें रिपीट होती हैं, बट लॉजिकली वी आर नॉट श्योर कि कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन जो बुक में गिवन है सेम एज इट इज वो आपके एग्जाम में आ जाए। वी विल लर्न द फॉर्मेट्स, क्वेश्चन स्टेटमेंट आपकी कोई भी आ सकती है। अब कोई भी स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए दो तरह की मेंटालिटीज होती है। एक तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी, डिफरेंट तरह के टॉपिक्स, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करूं, प्रैक्टिस करूं, ताकि मुझे मेरे जहन में ये ट्रिक आ जाए कि कोई कोई भी और टॉपिक आ जाता है जो मैंने नहीं भी क्लास में पढ़ा हुआ, तो मैं उसको हैंडल कर लूं। दूसरी तरह की ऑडियंस वो आती है जो कहते हैं कि जब पेपर अनसीन ही आना है, तो फिर प्रैक्टिस करने का क्या फायदा, क्वेश्चन तो कोई भी आ जाएगा, तो फिर देखा जाएगा, कर लेंगे। नो, चॉइस इज योर्स। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कोई और भी टॉपिक आ जाता है, तो हम इंफॉर्मेशन को मोल्ड करके फिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही है, अगर हमारे पास प्रोफेशनल राइटिंग है, हमारे पास प्रोफेशनल सेंटेंसेस हैं, तो हम मोल्ड करके लिख सकते हैं, किसी और टॉपिक में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास वोकैबुलरी ही नहीं है, जब आपके पास कंटेंट ही नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस ही नहीं है कि आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, अवेलेबल वोकैबुलरी या नॉलेज है, उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे अगर कोई और इररिलेवेंट स्टेटमेंट आ जाती है, तो डेफिनेटली नहीं होगा। और क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम इसके लिए भी चाहिए, टाइपिंग के लिए तो टाइम चाहिए ही चाहिए, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए तो टाइम चाहिए ही चाहिए, अलोंग विद दैट जो अनसीन क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एफएससी लेवल पे क्वेश्चन आ गया सेकंड चैप्टर में से, राइट? आपको पता है सेकंड चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये क्वेश्चन पढ़ के लिखना शुरू कर दोगे, ऐसे ही है। यहाँ पर आपकी एक स्टेटमेंट आ जाती है लेटर राइटिंग की, रेवेन्यूज की आ जाती है, टैक्स इनकम टैक्स की आ जाती है, ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी की आ जाती है, कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है। यहाँ पर आपको टाइम चाहिए है सोचने के लिए भी कि मैंने इस लेटर को, ये जो मेरे पास स्टेटमेंट आई है, इसको मैंने प्लान क्या करना है, समझ रहे हैं? एक कॉमन एग्जांपल दे देती हूँ आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, यू एंड योर ग्रैंडफादर विजिटेड अ हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट मिसबिहेव, यू राइट अ लेटर टू द सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, क्या ऐसे ही लिखना शुरू करेंगे? अब हमने मेन बॉडी पैराग्राफ में वो डिटेल देनी है, हम कब गए, आपके ग्रैंड पेरेंट को क्या मसला था, आप उन्होंने सिर्फ ये बता दिया आप और आपके ग्रैंडफादर गए, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो मसला था या बीमारी थी वो ग्रैंडफादर को कोई इशू था या आपको कोई प्रॉब्लम था, किस तरह की बीमारी थी, क्या मसला था, किस दिन गए, कितना टाइम लगा, मिसबिहेव हुआ तो क्या हुआ, किसी ने बदतमीजी की, डॉक्टर ने अच्छे से डील नहीं किया, रिसेप्शनिस्ट ने आपकी बात नहीं सुनी, क्लीनलीनेस नहीं थी, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। पूरी स्टोरी तो डेवलप करनी है ना कि मसला हुआ क्या था।
किसने आपके साथ मिसबिहेव किया, किस टाइम गया, और आप गए क्यों थे वहां पे। तो वो सारी चीजें प्लान करने के लिए भी आपको एग्जाम में टाइम रिक्वायर्ड है। तो आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे कि आप अपना क्वेश्चन के हिसाब से आपका टाइम मैनेज हो जाए, और उसके बाद हर क्वेश्चन के लिए मिनिमम मिनिमम आपके पास 5-10 मिनट, 5 मिनट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम हो कि आप अपने क्वेश्चन को प्लान कर सकें। इज दैट क्लियर? So the most important thing for now is your typing practice, and after that content practice. कंटेंट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कुछ आपके एग्जाम में आना है उससे रेलेवेंट सारी तैयारी 100% है, लेकिन टाइप अच्छे से नहीं कर पाते, टाइम मैनेज नहीं होता, तो वो सारी मेहनत बेकार है, जाया हो जाएगी। That was the paper format, exam format. If you want to discuss anything, if there is any question, any query, you may ask, please. किसी को कोई चीज समझ नहीं आई हो, कुछ पूछना चाह रहे हो? आज पहले दिन इतनी लंबी क्लास है, हालतें खराब हुई हुई है आप लोगों की। हाँ, बट इट्स नॉट फेयर कि मेरी क्लास एंड पे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी सोती शक्लें बनी हुई है सबकी, कोई फ्रेशनेस नहीं है। ये तो ज्यादा है ना, पहली से आखिरी पे आ गई है हमारी क्लास, दैट्स नॉट फेयर। फर्स्ट होती थी ना पहले आपकी। जी बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे, बताती हूँ। गर्ल्स का ग्रुप, अच्छा, ऑनलाइन जो गर्ल्स हैं हमारे पास, आप ना मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा अपने नाम के साथ, तो वो फिर किसी एक गर्ल को ही मैं ड्यूटी दूंगी, सबके नाम ऐड कर देंगी। अच्छा बेटा, आप कह रहे हैं अगर वर्ड काउंट एक्सीड हो जाता है, पहली बात तो ये है कि हम आपको जो एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं वो स्टेप्स के मिलते हैं। जैसे हम ऐसे राइटिंग की बात करते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन के मार्क्स मिलने हैं, डिवाइड हो गए हमारे मार्क्स 5 पैराग्राफ्स में, फॉर एग्जांपल 20 हैं तो 5 में डिवाइड कर दे, कितने मार्क्स बने हर स्टेप के? 4 मार्क्स। 4 इंट्रोडक्शन के, 4 कॉजेज इफेक्ट्स तीनों पैराग्राफ के, और 4 मार्क्स हमारे पास कंक्लूजन के हो गए। ठीक है। अब अगर हमने 150 वर्ड में पूरा ऐसे कंप्लीट करना है, और 150 वर्ड्स में हम इंट्रोडक्शन के बाद अपने तीनों पैराग्राफ लिखते हैं, हमारा जो 5th पैराग्राफ है कंक्लूजन का, वो रह गया। 150 वर्ड्स का ऐसे उन्होंने कहा है लिखना है, हमने 150 वर्ड में लिख दिया, अपने चारों पैराग्राफ, पांचवा अभी रह गया, पांचवा फिर वो वर्ड एक्सीड में आ जाएगा ना। समझ आ रही है बात? तो पहली बात तो ये कि जो आपका वर्ड काउंट एक्सीड होता है वो फिर रेड होना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है वर्ड काउंट आपका एक्सीड हो गया, और वो जो रेड हो जाता है वो फिर आपका चेक नहीं होता। तो जब चेक नहीं होगा तो इट मींस वो जो 4 नंबर कंक्लूजन के स्टेप के थे वो आपको नहीं मिलेंगे। आप एडिट भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं एडिट, सिर्फ आप कॉलम मैचिंग और एमसीक्यूज को नहीं कर पाएंगे, वो जो एक दफा आप मार्क करेंगे वो आपका फिक्स हो जाएगा, उसके अलावा आप रीरीड करके एडिट कर सकते हैं। मतलब जब कितने जैसे का ये हम एक उन्होंने रखा होगा स्टैंडर्ड के कितने वर्ड्स एक लेटर्स एक वर्ड के लाएंगे, नो 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 नो, ऐसे नहीं होता। तो हम ए भी लिख रहे हैं या इज लिख रहे हैं एक पूरा वर्ड है, ए एक, इज है, तो ये वर्ड है। उसमें स्पेलिंग्स, उसमें लेटर्स का कोई काउंट नहीं होता, चाहे इज है 2 लेटर्स आ रहे हैं, ए में 1 लेटर आ रहा है, चाहे आपका कोई वर्ड है जिसमें 15 लेटर आ रहे हैं, वो 15 वाला भी एक ही वर्ड काउंट होगा, इज भी एक ही वर्ड काउंट होगा, ए भी एक ही वर्ड काउंट होगा। ऐसे स्पेसिफिक लफ्ज यूज करें इससे ज्यादा मीनिंग है। इट्स नॉट लाइक दैट, बस आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए सिंपल वर्डिंग में, नो नीड टू गो फॉर द वेरी कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी, सिंपल इंग्लिश में अच्छे वे में आपका मैसेज प्रोफेशनल वे में कन्वे हो जाता है, दैट्स एनफ, नो इश्यूज फॉर दैट। उसमें ये होता है बेटा, फिशबोन में जैसे एक टॉपिक आ गया, हमने बात कर ली चाइल्ड लेबर की, इसी तरह एफिनिटी में आपके पास एक क्वेश्चन आ गया
इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर एग्जाम्पल, उसमें हम 3 मेन आइडिया बनाएंगे। इम्पैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, और इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ। ठीक है, 3 मेन आइडियाज आ गए, फिर हर एक के 2-2 सब आइडियाज होते हैं। अब फिजिकल हेल्थ में हम कह सकते हैं कि इससे आईसाइट पे इफेक्ट होता है, या इससे बॉडी पोस्चर डैमेज होता है। कुब निकल आते हैं ना, यूं करके यूज करते रहते हैं मोबाइल हर वक्त, होता है नहीं होता? कुब समझते हो क्या होता है? अच्छा, तो हम फिजिकल यानी फिजिकल में, फिर मेंटल हेल्थ में हम लिख सकते हैं स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल हेल्थ में हम लिख सकते हैं डिप्रेशन आ जाता है, मेंटल हेल्थ में हम लिख सकते हैं और मेंटल हेल्थ में क्या हम लिख सकते हैं, मूड स्विंग्स आ जाता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते, मूड स्विंग्स आपके होते रहते हैं। इसी तरह ये अब हमारा एक एक मेन आइडिया था, 2-2 सब आइडियाज हो गए। सोशल हमने फैक्टर ऐड किया तो सोशल सोशल आइसोलेशन आ जाती है कि सोशली हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं कि जब आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हो तो सोशली क्या इम्पैक्ट होता है। हम फिर वो टेक्स्ट मैसेज तो बड़े ठीक ठाक सोच सोच के आला लेवल के कर लेते हैं, फेस टू फेस बात करनी पड़े तो मौत पड़ जाती है। वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद एनीवन। गॉट द पॉइंट? होता है ना। और हमारी वाली ये वाली जो आपकी जनरेशन है, इसमें ये बहुत ज्यादा फैक्टर है। यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द वॉइस नोट, विद द टेक्सटिंग, बट यू आर नॉट गुड एट हैविंग द फेस टू फेस मीटिंग्स। इट्स नॉर्मल, क्योंकि हम यूज टू हो गए। हम कोशिश करते हैं किसी की भी, इवन मैंने बच्चों को देखा है कि कॉल आ रही हो तो वो कॉल डिस्कनेक्ट करके वॉइस नोट कर रहे होते कि मुझे कॉल पे भी बात ना करनी पड़े, या ऐसा तक होता है। तो ये सारे फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। उसमें चीजें ज्यादा होती है, उसमें 9 फैक्टर्स आते हैं, और इसमें कॉज इफेक्ट में 6 फैक्टर्स आते हैं। इज दैट क्लियर? टाइम हो गया। बस जा रही हूँ। किसने बताया मुझे टाइम? RDO will conduct weekly mock test for practice. मोक में होता है अमीर हमजा, मोक में होता है जब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जब हम सारे क्वेश्चन करेंगे तब मोक होगा, लेकिन टेस्ट आपके डेफिनेटली होंगे।